Good afternoon students, this is your PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is L9, lecture number 9 of class 12th NCERT chemistry, and we are discussing chapter electrochemistry. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर में इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें देखी है और उन जो चीज़ों को पुराने जो लेक्चर्स है उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो मेनली हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की बात. ठीक है, देखिए नॉन्स इक्वेशन का हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे थे. नॉन्स इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट, और उस एप्लीकेशन पार्ट में हमने फर्स्ट देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मीन्स नॉन्स इक्वेशन की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था. और वो जो फॉर्मूला था वो था इज नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी. ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था. ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ, आर क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर बीइंग यूज्ड इन आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एफ इज़ फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलॉम्ब. ओके, और एल एन नेचुरल लॉग है, के सी क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट गिब्स एनर्जी के लिए. देखिए फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उस चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या एक ईएमएफ का कोई सोर्स उसके साथ में अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, in short we can say charge that is represented by Q, and potential difference you can represent V or you can say Q or E. ठीक है, that is work done by potential difference on any charge. ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है कि जब एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ, अगर एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है, किससे ज़्यादा इंटरनल जो ईएमएफ है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लग जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लग जाता है. ठीक है, अब हम अगर चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मैक्सिमम वर्क अगर हम लेना चाहते हैं, मैक्सिमम वर्क लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमें वो जो चार्ज उसमें जो फ्लो हो रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना होता है, यानी कि चार्ज दैट इज़ फ्लोइंग इन दैट सर्किट दैट शुड बी रिवर्स्ड, उसको रिवर्स करना चाहिए. ठीक है, और ये जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है गैलोनिक सेल का, उसी को हम गिब्स एनर्जी जो होती है उसके अंदर जो डिक्रीज होता है उसकी फॉर्म में उसको हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं क्या गिब्स फ्री एनर्जी, या सॉरी फ्री नहीं, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम डेल जी, आर रिएक्शन के लिए है. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो कितना होता है एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल. ठीक है, एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट, ई क्या है ई सेल क्या है जिस डेनियल सेल की या जिस गैलोनिक सेल की हम की हेल्प से हम वर्क गेन कर रहे हैं उसका ईएमएफ. ठीक है, तो इस रिएक्शन में इस इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बची हुई है, वो है ये माइनस का साइन. व्हाट इज़ द
मीनिंग और व्हाट डस दिस माइनस साइन इंडिकेट, इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए इसका मीनिंग ये है कि इस कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में जो गिब्स एनर्जी होती है उसमें डिक्रीज होता है। और अगर आप इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है एनर्जी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमें मिल रही है। आउटपुट क्या है, हमें एनर्जी वर्क डन के लिए मिल रही है, यानी हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अगर इसकी हेल्प से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये निगेटिव में आती है। सिंस इट इज़ डिक्रीजिंग, दैट इज़ वाई ऑलरेडी वी हैव पुट हियर माइनस साइन। तो माइनस और डिक्रीज का माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो ई सेल है, ई सेल क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल तो नहीं होता है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होती है उसके ऊपर क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए ई सेल जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैसे, हाउ विल यू प्रूव इट? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा, दो टाइप के सेल आते हैं। एक सेल तो इस टाइप का आता है, थोड़ा सा पतला टाइप का, थिन टाइप का, और एक उसी में एक मोटा साइज का भी आता है। दोनों का ही ईएमएफ इक्वल होता है। ऑल्दो उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, होती है। ठीक है, तो उनका जो ईएमएफ होता है, सेल्स का ईएमएफ जो होता है 1.5 वोल्ट, वो इसके ऊपर डिपेंड, मींस मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर डेल आर जी की, इसकी बात करें हम, डेल आर जी, ये क्या है, गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डेल आर जी जो है ये एक इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? सिंपली जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स ये डिपेंडेंट होती है, मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मास पे बोल सकते हैं या फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है उसमें माइनस, उसके बाद में एन आ रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा इसका वैल्यू होगा। ओके, इसका मीनिंग ये डिपेंडेंट है मास पे। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक कमेंट सेक्शन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल और बताना है। ओके, क्या करना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल बहुत और बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों ही नीट और जेईई में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, नीट और जेईई में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो दैट, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एटलीस्ट इसके एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये जो है इक्वेशन हम उसको अप्लाई करते हैं और डैनियल सेल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैनियल सेल की बात करते हैं। डैनियल सेल में हमने क्या देखा था, जिंक जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉपर जो 2+ आयन होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ये जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता है और ये एक्वस फॉर्म बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो वापस सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, यूज़ होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की हम बात करते हैं, अगर इसके लिए हमें डेल आर जी की कैलकुलेट करनी होती है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा उसमें 2 आएगा और एफ ही आएगा, और फिर ई सेल की हम
बात करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज करके ऐसा लिख देते हैं तो 2ZnS प्लस 2Cu 2 प्लस गिव्स 2Zn 2 प्लस 2Cu। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो चेंज हो गया है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो गया है, डबल हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, और जब आप 4 यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोल लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -4 Fe सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसका जो वैल्यू होता है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो डैनियल सेल का कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर हम फर्स्ट वाला जो कंडीशन था उसको अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला कंडीशन कौन सा, जिसमें हमें नॉन्स्ट इक्वेशन सेल की ज़रूरत नहीं थी, और जब नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी उस कंडीशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानते थे, हम लोग यूनिटी मानते थे, करेक्ट। और जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है तो उस कंडीशन में जो ई सेल होता है, उस कंडीशन में जो ई सेल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ई सेल जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ई नॉट सेल के इक्वल होता है। कब होता है ऐसा, कब होता है ऐसा, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो। अगर सिंगल यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन हो तो उस कंडीशन में ई सेल जो होता है वो ई नॉट सेल के इक्वल होता है, ओके। और जब ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल हो जाते हैं तो आपका जो डेल आर जी वाला इक्वेशन है उसके अंदर हम -NF ई सेल जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इसकी वैल्यू को इसमें जब हम पुट करते हैं, यानी ई सेल जो है वो किसके इक्वल है, ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, डेल आर जी इज इक्वल टू -NF अपॉन NF RT ln Kc। NF to NF कैंसिल, NF to NF कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, -RT ln Kc। ये किसके इक्वल है, डेल जी आर के इक्वल। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस एक्सप्रेशन पे, इस इक्वेशन पे, फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो हम नीट या जेई के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। सो ये था हमारा डेल आर जी का रिलेशन केसी के साथ। इस इक्वेशन में क्या है, आर क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, एलन क्या है यहाँ पर, नेचुरल लॉग, और केसी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग वो है 3.5 यस 3.5 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम तो सुना है हमने, कब सुना था, हमने स्टार्टिंग में जब देखा था जो हमारा डैनियल सेल था, उस डैनियल सेल में जब हम एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, डैनियल सेल में जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करते हैं, अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो अगर एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ का वैल्यू इंटरनल सोर्स जो या इंटरनल जो ईएमएफ है उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस सेल में होने वाली जो रिएक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है,
अपोजिट होने का मतलब एक्सटर्नल जो सोर्स का ईएमएफ है वो अब यहाँ पर क्या करता है, वर्क का काम करता है, ठीक है। तो वर्क ऑन द सिस्टम जो है वो कौन करता है, एक्सटर्नल ईएमएफ, ठीक है। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो नेचर है, उसका जो काम करने का जो स्टाइल है वो अब जल्दी से चेंज हो जाता है और अब वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाया जाता है और क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस स्टेट में भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेल्ट स्टेट में भी हो सकता है, मोल्टन स्टेट जिसको हम बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, मीन्स इसका नेचर क्या होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की नेचर यानी जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है आपने, उसी मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइट भी लेना होता है, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिया किसका लिया, चलिए मैग्नीशियम का ले लिया मैंने। ये मैग्नीशियम के मेटल का, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम का है और ये भी मैग्नीशियम का है। अब हमें ये जो सॉल्यूशन चाहिए या ये जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हो, तो हमने इसमें भर दिया क्या, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अब क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको हम वायर की हेल्प से एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे स्विच है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जो बैटरी है उसका जो थिक एंड स्मॉल जो है क्या बोलते हैं टर्मिनल, वो है नेगेटिव टर्मिनल, और जो प्लस वाला है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो यहाँ पर एनोड का काम करेगा और जो माइनस वाला है वो यहाँ पर कैथोड का काम करेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कैथोड है उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। कैथोड के ऊपर देखिए क्या होगा, हमेशा पता है हमें रिडक्शन होता है। कैथोड का क्या डेफिनेशन होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और एनोड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। कैथोड के ऊपर जो मैग्नीशियम के आयन हैं Mg2+ जो आयन्स हैं वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और मैग्नीशियम का सॉलिड फॉर्म बना लेंगे। मैग्नीशियम जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर। ये जो मैग्नीशियम वाला जो कैथोड है, या इस कैथोड के ऊपर क्या होंगे, मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और द टाइम ये जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है इसका साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यानी इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई कैथोड की, कैथोड पे रिडक्शन हुआ और जो मेटल है उसका यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम 2+ आया कहाँ से, ये जो सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे मैग्नीशियम 2+ आयन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम 2+ आयन जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने तो इसको फिक्स कर दिया, लेकिन ये मैग्नीशियम 2+ आयन कहाँ से आ रहे हैं इसमें, ये मैग्नीशियम 2+ जो आयन है वो एनोड से आते हैं। एनोड पर क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है एनोड पर, ठीक है।
एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो ये जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है ये क्या होगा, डिजोल्व होगा धीरे धीरे, इसका साइज़ क्या होता जाएगा, इसका साइज़ कम होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब ये बिल्कुल ही पतला हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट। तो देखिए एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा इसका यूज है वो है मेटलर्जिकल साइंस। मेटलर्जिकल साइंस या जिसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं, एक साइंस का ब्रांच स्पेशली केमिस्ट्री का, जिसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस मेटलर्जी में इनका यूज होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सब का यूज वहीं होता है, या वहाँ से इसका यूज स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम उन मेटल्स का, किसकी हेल्प से, इस पूरे मेथड में जो हो रहा है एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम उन मेटल्स का प्योरीफिकेशन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं जिनके लिए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, और पहली बात तो ये है कि कौन कौन सी मेटल्स है जिनके लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके लिए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। सूटेबल यानी कि क्या होता है, देयर आर मेनी रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है नहीं अच्छा वाला इनके लिए, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, इनका रिडक्शन करना, इनका रिडक्शन करना। इनका रिडक्शन करने का मतलब वो क्या होता है, इनको इलेक्ट्रॉन देना। अब ये तो मेटल है और मेटल की नेचर होती नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, मेटल का नेचर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है। इन दैट केस जो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इनके मेथड के केस में, इनके केस में हमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट मे बी आइदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दैट 4 ऑप्शन देगा आपको और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेटल है या इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेथड होता है प्योरीफिकेशन के लिए वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सबसे पहले किसने स्टडी किया, तो माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट, फेराडे शायद अमेरिकन था और सॉरी इंग्लिश साइंटिस्ट था। 1833-1834 में उसने इलेक्ट्रोलाइसिस पे बहुत सारा फंक्शन, बहुत सारा काम किया और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस काम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे उन्होंने 2 लॉ बनाए जिन्हें हम फेराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ या फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लॉ है, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दैट इज सेकंड फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। Yes, so the next one is Faraday's laws of electrolysis और इसमें जो है फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का चार्ज, या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो वहाँ पर
कैथोड के ऊपर, हाँ कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब वो प्योर मेटल कितना डिपॉजिट होगा, किसी कैथोड के ऊपर जो प्योर मेटल है वो कितना डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये है इनका फर्स्ट लॉ, मास इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज। अब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट एम्पियर में, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज। और इसी को अगर हम चेंज करना चाहें तो ये बन जाता है Q इज इक्वल टू IT। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। और जब हम M को रिमूव करते हैं, M को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं Z, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, Z क्या है यहाँ पे, ECE, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट लॉ क्या यूज करता है, क्या बताता है हमें कि फर्स्ट लॉ की हेल्प से हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर कितना मेटल या जो क्या बोलते हैं कैथोड पर कितना डिपोजिशन होगा, इसके बारे में बताता है फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम। सेकंड लॉ क्या कहता है इनका, सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है, किसी मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी सीरीज का मतलब समझते हैं सभी, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें सभी में इक्वल करंट जो होती है वो फ्लो करती है, इक्वल करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर इक्वल करंट फ्लो करती है इक्वल टाइम के लिए, तो यहाँ से हम सेम देख सकते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो उनमें अगर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है सेम टाइम के लिए या सेम चार्ज के लिए, तो उस कंडीशन में मास जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है, मास जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मास जो होता है वो Z के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हो आप इसको चाहो तो, और आप चाहो तो इसको केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वाला जो फॉर्मूला है M इक्वल टू ZIT, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन ओनली आई मीन टू से NEET एंड JEE, ठीक है, नीट एंड JEE, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इनके बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए किसी रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सिल्वर की बात करते हैं, Ag प्लस आयन, Ag में क्या करना है, रिडक्शन करना है, और इस रिडक्शन में कितना चार्ज हमें चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ये सिल्वर है सॉलिड फॉर्म में, और ये जो सिल्वर है वो Ag एक्वस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये एक आयन अगर होता है तो इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये एक आयन है सिल्वर आयन तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेकिन सिंगल आयन तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता ना, तो क्या करें, 1 मोल की बात करेंगे हम। 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन, 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। चार्ज अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6
1.6202 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 मोल चार्ज की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की बात कर रहे हैं हम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें बताता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है 96487 कूलम, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे, जिसको हम नोटेशन में शॉर्ट में यूज़ करते हैं 1F, ठीक है। केमिकल्स की जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम इसकी जो वैल्यू है उसको हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो ये आता है 96500 कूलम, ठीक है। कैलकुलेशंस में हम 96500 कूलम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दूसरा टाइप का आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कि मैग्नीशियम आयन है और मैग्नीशियम आयन के कंप्लीट रिडक्शन के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना चार्ज चाहिए, तो आपको आंसर बताना होगा। तो आंसर में हम क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर 1 मोल, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे चार्ज इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 2 फैराडे, 2 फैराडे। सेम वे अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उसके लिए हम कितना चार्ज चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और उस 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा, यहाँ पर 2 फैराडे तो यहाँ पर 3 फैराडे, ठीक है। ये है चार्ज का अमाउंट जो कि रिडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद की जो बाकी बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, ओके। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो चैप्टर का पोर्शन है उसको रिवाइज करते रहिए, इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और यू कैन से दैट फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो पार्ट है ये कुछ बच्चों को, स्पेशली बायो जो मैथ्स वाले जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर करता है, ठीक है। तो इसलिए बार बार इसको रिवाइज कीजिए, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।